Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 13th of November 2024. तो गाइज आज है तारीख 13 नवंबर 2024 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है सिरपुर लेक को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। अब दोस्तों यहाँ पे आज का जो सेशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको पहले ही बता दूं, आज आप खुद भी देख पाएंगे न्यूज़पेपर में कई सारे ऐसे आर्टिकल हैं जहाँ से आने वाले समय पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो एक एक करके सभी को प्रॉपर डिटेल्स के साथ में, फैक्ट्स के साथ में आप नोट्स कैसे बना सकते हैं, उन सब चीज़ों को मैं कवर करने वाला हूं। तो आपके करंट अफेयर्स थ्रू न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे ऐसे वीडियोस के माध्यम से कवर होते हैं। तो जैसे आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पे एक आर्टिकल प्रेजेंट है, जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के लिए रेलिवेंट है। क्या बात हो रहा है यहाँ पे, डिस्कशन किया गया है रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में। तो अभी अक्टूबर के महीने में रिटेल इन्फ्लेशन 6.2% के पास जा चुका है, यानी हर एक जो लिमिट है वो क्रॉस हो चुकी है। इवन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो अपर टॉलरेशन लेवल है वो भी जा चुका है दोस्तों। तो समझेंगे रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में, स्पेशली यहाँ पे जब भी रिटेल इन्फ्लेशन का डिस्कशन होता है तो वहीं पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात होती है। तो आखिरकार इन्फ्लेशन वर्क कैसे करता है, इकोनॉमी का बेहतरीन कॉन्सेप्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में जानेंगे। इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे काउंट किया जाता है, टाइप्स क्या होते हैं और फॉर्मूला क्या होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करने का, और कैसे इसका उपयोग किया जाता है। ये सब बातें दोस्तों हम आज कवर करने वाले हैं सबसे पहले आर्टिकल में। दूसरे न्यूज़ आर्टिकल हमारा पेज नंबर 12 पर प्रेजेंट है। जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटिकली रेलिवेंट है। गवर्नमेंट ने दोस्तों 17 रीजंस बताए हैं कि इन रीजंस के आधार पर कोई अगर एनजीओ है यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका जो एफसीआरए लाइसेंस है वो कैंसिल किया जा सकता है या रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। और आपको पता है ये रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उसका ये एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो उसको कोई भी बाहर से फॉरेन फंडिंग वगैरह नहीं मिल पाती है। तो समझेंगे आखिरकार एफसीआरए क्या है और ये फॉरेन फंडिंग का क्या एक अहम रोल है, ये एक्ट कैसे काम करता है, इसके मेन प्रोविजंस क्या हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इसमें 2020 में क्या क्या बदलाव करे गए थे, अमेंडमेंट्स भी डिस्कस करने वाले हैं। फिर अगला आर्टिकल बहुत ही काम का है, आज के पेज नंबर 8 पर आपको देखने को मिलेगा। हमारा एडिटोरियल है जहाँ पे डिस्कशन किया गया है हेल्दी लॉन्गेविटी इनिशिएटिव के बारे में। स्पेशली बात ये हो रही है कि हमारे देश में जो ओल्डर लोगों की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो जैसे जैसे लोग बुजुर्ग होंगे उनके शरीर में समस्याएं शुरू हो जाएंगी, बीमारियां बहुत सारी होंगी। तो उसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एक सबसे बड़ा फैक्टर है। कैसे इसको टैकल किया जा सकता है वो सभी चीज़ें राइटर यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। और फिर उसके बाद अगला जो एडिटोरियल है और उसके अगले ही पेज पे बहुत ही ज़्यादा शानदार है, आज का आर्टिकल ऑफ द डे है। पेज नंबर 9 पे ये प्रेजेंट है जहाँ पे डिस्कशन किया गया है आईमैक कॉरिडोर के बारे में। ये क्या है, ये है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। समझेंगे यहाँ पर इस कॉरिडोर को लेकर क्या क्या राइटर ने बताया है। इन्होंने इस कॉरिडोर को समझाया है और इसके कनेक्टिविटी को एक्सप्लेन किया है। देन उसके बाद इस कॉरिडोर का जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या होगा, इसका महत्व क्या हो सकता है, दोनों एस्पेक्ट से वो समझाए गए हैं। फिर इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चैलेंजेस हैं और भारत कैसे एक अहम रोल प्ले कर सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आज का जो मेंस का क्वेश्चन है दोस्तों वो भी हम लोग इसी एडिटोरियल के बेसिस पे लिखने वाले हैं, तो अच्छे से सुनिएगा। फिर एक टॉपिक है जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के लिए, अगेन सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक। डीआरडीओ ने अभी एक मेडन टेस्ट किया है लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल का। स्पेशली यहाँ पे बात हो रही है LRLACM मिसाइल के बारे में। यह कौन सी मिसाइल है, यह है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। और बताया जा रहा है कि जो ये टेस्ट किया गया मिसाइल ये निर्भय मिसाइल का ही एक नया वर्जन है। तो दोस्तों हम निर्भय मिसाइल के बारे में जानेंगे और कैसे यहाँ पर निर्भय मिसाइल से अलग है ये नया वाला मिसाइल जिसको रिसेंटली टेस्ट किया गया। तो आपको बेसिक फैक्ट मिलेंगे निर्भय क्रूज मिसाइल के बारे में। और इतना ही नहीं, इससे हट के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिरकार क्रूज मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल के बीच में डिफरेंस क्या होता है और भारत कितनी सारी प्रकार के मिसाइल्स का इस्तेमाल करता है, कौन कौन सी हमारे पास में बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है। एक इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा है, इसको याद रखिएगा, समझाऊंगा आगे। तो
फिर उसके बाद पेज नंबर 14 पर आएंगे। एक बहुत ही ज़्यादा काम का आर्टिकल है, क्योंकि आपको पता है कल मैंने आपको बताया था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 नहीं 29 की जो मीटिंग है वो शुरू हो चुकी है एजरबैजान के बाकू में। तो कल मैंने आपको ये बताया पहले दिन पे क्या क्या डिस्कशन हुआ। दूसरे दिन का जो भी अपडेट है वो आपके सामने है, ये भी आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पे डिस्कशन हुआ है कार्बन क्रेडिट ट्रेड को लेकर। तो दो आर्टिकल्स हैं और दोनों पेज पे मतलब एक ही सिमिलर पेज पे हैं, बराबर बराबर में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। एक ये है, ये भी कार्बन एमिशन के बारे में डिस्कशन करता है, फैक्ट्स हैं वो बताऊंगा। प्लस कल वाला जो एक एडिटोरियल रह गया था कार्बन क्रेडिट के बारे में वो भी समझेंगे, क्योंकि ओवरऑल ये तीनों के तीनों आर्टिकल सेम है। तो तीनों को कंपाइल करके दोस्तों हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये सब कुछ होगा तो मज़ेदार सेशन रहने वाला है। लेकिन सबसे पहले आज का थंबनेल वाला आर्टिकल। व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं रशिया में मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स को क्रिएट करना। कहेंगे सुनने में तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन ऐसा क्यों? क्या वाकई में कोई न्यूज़ है ये? आप देख पाएंगे दोस्तों, सर्च करेंगे आपको हज़ारों आर्टिकल मिल जाएंगे इस टॉपिक पर। जैसे चाहे वो इंडिया टुडे हो, फर्स्ट पोस्ट हो, एनडीटीवी हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, सभी जगह पर इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि रशिया कंसिडरिंग आ मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स। लेकिन ऐसा क्यों? चलिए मैं आपको बताता हूँ। रशिया आज के समय पर इस प्रकार का मंत्रालय बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि ये अपने देश के अंदर में जो बर्थ रेट लगातार कम हो रहा है इसको रोका जा सके, यानी रशिया की पॉपुलेशन को इम्प्रूव किया जा सके। तो ऑब्वियस सी बात है, दुनिया में एक सबसे लेटेस्ट मूव यहाँ पे रशिया चल रहा है। अभी हुआ नहीं है ऐसा कुछ, जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा है कि ऐसा मंत्रालय क्रिएट किया जाए। तो ये इन्फॉर्मेशन आई कैसे? तो रशिया में एक व्यक्ति है जिनका नाम है नीना ओस्टेनिया, एक लॉयलिस्ट व्यक्ति हैं प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के। और इतना ही नहीं, रशिया के अंदर जो पार्लियामेंट्री कमेटी है फैमिली प्रोटेक्शन, पैटर्निटी, मैटर्निटी, चाइल्डहुड को लेकर, उस कमेटी के चेयरपर्सन भी हैं ये। तो इन्होंने यहाँ पर एक पिटीशन डाली है और डिमांड की है इस प्रकार के मंत्रालय की कि ऐसा मंत्रालय रशिया में बनाया जाए। और जितने भी ऑफिशियल्स कंट्री में प्रेजेंट हैं ये सब यहाँ पर इस आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि रीज़न ये है कि रशिया की जो पॉपुलेशन है उसका जो डेमोग्राफिक डिक्लाइन है वो खतरनाक तरीके से गिर रहा है, जिससे कि रशिया को आने वाले समय पर इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर बच्चों का जन्म नहीं हो रहा है और जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बुजुर्ग हो रही है, बूढ़ी हो रही है। तो आगे फ्यूचर में कुछ साल बाद देखेंगे तो रशिया की इकॉनमी के लिए कौन वर्क करने वाला है। तो उसके अलावा एक और चीज़ ये भी बताई जा रही है कि अभी रशिया यूक्रेन का जो ये वॉर है, वैसे आप देख पाओगे 3 साल से ज़्यादा हो चुका है और लगभग फरवरी 2022 में ये तो शुरू हुई थी इन दोनों के बीच की जो ये वॉर। इस वॉर में कई सारे लोगों की जान भी जा चुकी है। एक तो पहले से ही यहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही थी और कई लोगों की जान भी चली गई, तो इससे और हैवी इम्पैक्ट पड़ा। उसी वजह से यहाँ पर कंसीडर किया जा रहा है कि हम क्या करेंगे, इस प्रकार का मंत्रालय बनाएंगे जिस मंत्रालय का कुछ मेन फोकस होगा कि वो रशिया की पॉपुलेशन को बढ़ाने के ऊपर में ध्यान दें। अब कैसे ध्यान देंगे बढ़ाने के ऊपर में? तो इस मंत्रालय का काम होगा कुछ नए नए स्टेप्स शेयर करना। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं कि पहला काम हम ये कर सकते हैं, मदर्स को इंसेंटिव प्रोवाइड करवा सकते हैं रशिया में। कुछ पैसा प्रोवाइड करवाया जाए वेमेन को कि वो घर पे रहें, है ना, बच्चों को अच्छे से यहाँ पर पाल सकें, बच्चों का कह सकते हैं पालन पोषण अच्छे से कर सके, हाउस वर्क कर सके। तो यहाँ पे क्या होगा, इससे वो लोग फैमिली प्लानिंग अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि अभी के समय पर वेमेन का इन्वॉल्वमेंट वर्क सेक्टर में बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से भी यहाँ पे वो लोग फैमिली प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, स्पेशली जो बर्थ रेट है वो गिर रहा है। तो उन्होंने मेंशन किया है कि हम थोड़ा अमाउंट प्रोवाइड करवाएंगे, इवन पैसा देंगे आपको घर पे रहने के लिए। ये तक सिचुएशन यहाँ पे हो चुकी है। जो लोकल मीडिया है उसके अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि इस प्रकार का मंत्रालय जो बनाया जाने के ऊपर बातचीत हो रही है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कब किया जाएगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जितना डिटेल हमारे न्यूज़पेपर्स में है वो डिटेल्स मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। इतना ही नहीं दोस्तों, रशिया में सिचुएशन यहाँ तक आ गई है कि सरकार पैसा देने को तैयार है लोगों को, स्पेशली बर्थ रेट बढ़ाने के लिए। ठीक है, कि वो यहाँ पर बच्चा पैदा करें, स्पेशली उसके लिए पैसा दिया जा रहा है उन कपल्स को। जैसे अगर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं तो रशिया में कुछ लोकेशन है। एक लोकेशन आपको ये देखने को मिल जाएगी जिसका नाम है शेलियाबिंस्क, और यहीं पर बगल में एक इस तरीके से जो डॉट बना रहा हूँ ना, यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है खाबरोव्स्क। तो ये दोनों जगह वो हैं जहाँ पे ऑलरेडी अमाउंट दिया जा रहा है। जैसे इवन मेंशन तो ये भी किया जा रहा है कि जो शेलियाबिंस्क नाम की जगह है इसकी, जिसकी हम बात कर रहे थे, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो पैसा दे रही है। स्पेशली अगर मान लो कोई कपल है, उनको पहले बच्चे को बर्थ देने के लिए, पहले बच्चे को, फर्स्ट बॉर्न बेबी के लिए वहाँ की सरकार मतलब रशियन गवर्नमेंट 9,19,052 रुपीज़ दे रही है। मैं इंडियन रुपीज़ में बता रहा हूँ, 9,19,052 रुपये। और कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पे 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए तक दिए जा रहे हैं दूसरे तीसरे बच्चे के लिए। तो इस तरीके का यहाँ पर कह सकते हैं अमाउंट दिया जा रहा है ताकि पॉपुलेशन को बूस्ट किया जा सके
और ये जो कंपनसेशन दिया जा रहा है रशिया में, ये अलग अलग रीजन पे डिपेंड करता है। अलग अलग रीजन में अलग अलग अमाउंट का कंपनसेशन दिया जा रहा है, ठीक है, ताकि आने वाला जो भविष्य है रशिया का उसको सेव किया जा सके। समझ गए? चलिए आगे आते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जैसे आपने देख ही लिया होगा पीडीएफ में कितना कुछ हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। जब ये ओवरव्यू दिया था तो ये सब कुछ यहाँ पे एक सिंपल से पीडीएफ में कंपाइल करके दिया जाता है। एक ऐसा पीडीएफ जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं, एक ऐसा पीडीएफ जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको दिया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इस ग्रुप में और भी कई सारे बेनिफिट मिलेंगे। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का मतलब है करंट अफेयर की आधी टेंशन आपकी खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट डेली बेसिस पे अपडेट होता रहता है। प्रिंटेबल फॉर्म के पीडीएफ्स मिलते हैं। आज आप कवर कर पाए हैं, नोट्स नहीं बना पाए हैं, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आपके नोट्स बनाकर दिए जा रहे हैं। मतलब प्रिंटेबल फॉर्म का पीडीएफ आपको दिया जा रहा है। और ग्रुप को ज्वाइन करने का फ़ी पेमेंट बहुत ही कम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होएगा और अपने आप को कम्प्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ। तो यहाँ पे क्या मेंशन किया जा रहा है, जो फूड प्राइसेस हैं दोस्तों वो अक्टूबर के महीने में 6.2% से यहाँ पे इंक्रीज़ होते हुए नजर आए। अब मैं आर्टिकल को जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से हर एक चीज़ दिखाई पड़े। ये ग्राफ आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिखाया गया है कि अक्टूबर 2023 यानी पिछले साल अक्टूबर के महीने में भी ये 6.83% था। ये महंगाई की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्पेशली फूड प्राइसेस की, खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये प्राइसेस धीरे धीरे करके कम हुए थे और ऊपर नीचे होते चले गए, लेकिन करंट समय पर अगर हम देखेंगे तो वापस से पिछले कुछ समय पर तो टारगेट से ही अपना मतलब अंदर ही अंदर चल रहे थे हम। इस बार क्या हुआ, जो हमने लिमिट सेट की है ना कि इस दायरे से अंदर ही अंदर रखेंगे इन्फ्लेशन को, वो लिमिट क्रॉस हो चुकी है और वो लिमिट क्रॉस होकर 6.21% तक यहाँ पर इन्फ्लेशन जा चुका है अक्टूबर के महीने में। कहोगे सर ये लिमिट क्या है, ज़रा ये बताइए थोड़ा सा। जब हम लिमिट के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों सुनिएगा, क्या होता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेट कर रखा है कि जो महंगाई है वो हमें 4+-2 पे लेकर चलनी है और इसी टारगेट में हमने अपना इन्फ्लेशन सेट करके चलना होगा। ये 4+-2 का मतलब क्या है कि जो महंगाई है ये कम से कम तो 2% होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 6%। 6% से ज़्यादा नहीं होगी और 2% से कम नहीं होगी। ये बेसिकली आरबीआई का टारगेट है, इस दायरे में हमारी इस इन्फ्लेशन को मेंटेन करके रखना। लेकिन हुआ क्या एक्चुअली में कि अक्टूबर के महीने में यही इन्फ्लेशन 6.21% तक जा चुका है। तो वही तो मेंशन किया गया। इस वजह से बोला जा रहा है कि आरबीआई का जो अपर टॉलरेंस लेवल है ये आज के समय पर ब्रीच हो चुका है और पिछले 14 महीनों में अभी तक सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन गया है फूड प्राइसेस के मामले में। तो ये हुआ हमारा आर्टिकल। अब इस आर्टिकल में और कोई ज़्यादा तो इन्फॉर्मेशन है नहीं, लेकिन आप देखेंगे आखिरकार ये फूड प्राइसेस क्या हुआ। वेजिटेबल के जो प्राइसेस हैं, सब्जियों के जो दाम है दोस्तों अक्टूबर के महीने में वो 42.2% से स्पाइक हुए हैं। खाने पीने की चीज़ों का ज़्यादा दाम पड़ा है। और मैं आपको बता दूं रिटेल इन्फ्लेशन में एग्जैक्टली यही होता है कि खाने पीने की चीज़ों के ऊपर अगर दाम बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होगा तो उससे भारी इंपैक्ट पड़ता है। अच्छा, ये रिटेल इन्फ्लेशन में फूड प्राइसेस का इतना बड़ा रोल है? जी बिल्कुल। अब ये रोल होता कैसे है ज़रा ये मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले आपको मैं बेसिक फैक्ट समझाता हूं कि रिटेल इन्फ्लेशन और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता क्या है। सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। इन्फ्लेशन वर्क कैसे करता है, तो इसके पीछे कई सारे रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। अब रीज़न में क्या हो सकता है, जैसे एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और एक होता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। जैसे क्या क्या हो गया ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन में एग्जैक्टली क्या है कि भाई मार्केट में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, मान लो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है और उसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत कम है, उसका प्रोडक्शन इतना नहीं हो रहा है, केवल डिमांड ही डिमांड है मार्केट में। तो सिंपल सी बात है, आप लॉजिकली समझ सकते हैं, प्रोडक्शन नहीं है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट के जो प्राइस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो व्हेन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड्स प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो वो क्या कहलाएगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसका मतलब क्या है, जब आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट ही बढ़ जाए। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है बलून का। अब बलून में यहाँ पर गैस भरी जा रही है, जैसे मान लो हीलियम गैस भरी जिसकी वजह से बलून उड़ रहा है। अब पहले हीलियम गैस मान लो $5 की आ रही थी, $5 की आ रही थी, जो भी यहाँ पर मतलब एग्जाम्पल समझ रहे हैं।
अब वही गैस का दाम बढ़ गया, तो गैस का दाम बढ़ गया तो वो जो बलून मार्केट में बिकेगा उसका भी तो प्राइस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो जब भी यहाँ पे प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ेगा तो मार्केट में जब वो प्रोडक्ट बिकेगा तो उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अब कोई अपनी जेब से पैसा थोड़ी देगा। तो प्रोडक्शन का प्राइस बढ़ा तो मार्केट में भी महंगाई हो गई। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तीसरा होता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। ये क्या है? जब प्राइस बढ़ रहे होते हैं धीरे धीरे, तो लोगों की यहाँ पर कह सकते हैं जो काम कर रहे हैं वो भी चाहते हैं कि हमारी मजदूरी बढ़े। तो जब प्राइस राइज होते हैं तो लोग चाहते हैं कि हमारा जो वेजेस हैं वो भी राइज हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मान लो महंगाई महंगाई बढ़ रही है, लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही है, तो वो सर्वाइव कैसे कर पाएंगे मार्केट में, या सर्वाइव कैसे कर पाएंगे वहाँ पे? क्या वो रह पाएंगे? नहीं। तो वो क्या कहते हैं कि भाई हमारी वेजेस को भी बढ़ाया जाए। तो वेजेस भी बढ़ेंगे, प्राइसेस बढ़ेंगे, तो इसको बोलते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन। इस तरीके से यहाँ पर इन्फ्लेशन काम करता है। फिलहाल अभी के लिए ये समझिए कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्जैक्टली क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं रिटेल इन्फ्लेशन की, ठीक है, एक होता है रिटेल इन्फ्लेशन और एक होता है होलसेल इन्फ्लेशन। तो इसको नापते कैसे हैं? तो रिटेल इन्फ्लेशन को मापने के लिए है हमारे पास में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और होलसेल इन्फ्लेशन को मापने के लिए होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी डब्ल्यूपीआई। आपने सुना होगा सीपीआई डब्ल्यूपीआई का नाम। चलिए, नहीं सुना है तो आज आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। सर ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? अब ये जो वर्ड है ना इंडेक्स, इसको समझिएगा। इंडेक्स किस चीज़ के लिए बनता है? ताकि किसी चीज़ को मेजर किया जा सके कि हाँ वो किस स्तर पे चल रहा है, इसलिए हम इंडेक्स बनाते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कंज्यूमर प्राइस का जो पूरा इंडेक्स है उसको लेकर। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या मेजर करने का काम करता है कि भाई जनरल लेवल पर जो स्पेशली यहाँ पे कह सकते हैं ऐसी सामान, ऐसे गुड्स जो आप, मैं, हम सब लोग यहाँ पर रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ कर रहे हैं, उसके दाम जब बढ़ रहे होते हैं ना, या उसके दाम के अंदर जो भी यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं, उसके प्राइस में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, उसको नापता है यहाँ पर ये सीपीआई। सिंपल से क्लियर हो गया। तो जो भी यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज जो हम लोग यानी हाउस होल्ड्स क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कंज्यूमर जो है उसको परचेस कर रहे हैं अपने कंजम्पशन के लिए डेली बेसिस पे, उसमें एजुकेशन का हो सकता है और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। फूड सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे रोज़मर्रा ज़िंदगी में, यहाँ पर सब्जियाँ हैं, खाना है जो हम डेली परचेस कर रहे हैं, तो उसके प्राइसेस के अंदर चेंजेस होना, उसको मेजर करने के लिए यहाँ पर कह सकते हैं जो सीपीआई है ये यूज़ किया जाता है। इसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सवाल यह है सर इस इंडेक्स को तैयार कौन करता है? तो इसको तैयार करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और ये जब ऑफिस के बारे में पूछा जाएगा तो ये ऑफिस एक मंत्रालय के अंडर में आता है। उस मंत्रालय का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे हैं ना सीपीआई की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो इसको आप ना एक कंज्यूमर प्राइस बास्केट के नाम से ज़रा सुन के और अच्छे से समझने की कोशिश करना। मैं बास्केट क्यों बोल रहा हूँ ये सुनिएगा। अभी ना ये देखो जो सीपीआई होता है इसका मतलब है आई का लास्ट मतलब है इंडेक्स। इंडेक्स हटा दो। अभी आप थोड़ा इमेजिन करो कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं कंज्यूमर प्राइस बास्केट। एक बास्केट ली हमने, उस बास्केट में आप कह सकते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम लोग क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। मान लो एक बास्केट बना ली, तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में स्पेशली यहाँ पर 6 कंपोनेंट्स ऐड करे जाते हैं। ठीक है। अब वो 6 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहली चीज़ यहाँ पे फूड एंड बेवरेजेस, जो खाने पीने का सामान है, इसमें आपका वेजिटेबल और बाकी सारी चीज़ें जो भी चीज़ें आ गई। सबसे बड़ा इसका कह सकते हैं वेटेज होता है। तो मान लो ये जो बास्केट है, ये बास्केट आपकी 100 केजी की आप बना रहे हैं, तो 100 किलो में सबसे पहले क्या डालेंगे? 45 किलो के आसपास यहाँ पर क्या होगा? हमारा फूड एंड बेवरेजेस होगा। दूसरी चीज़ क्या होगी? क्लॉथिंग एंड फुटवेयर। क्लॉथिंग एंड फुटवेयर का कंजम्पशन कम है 6.53%। फिर फ्यूल और लाइट, भाई फ्यूल वगैरह चाहिए ना, ठीक है, कुकिंग पर्पज़ के लिए भी और दूसरे घर की लाइटिंग पर्पज़ के लिए भी तो 6.84% इसका ज़रूरत होती है, तो डेली बेसिस पे हम ये भी यूज़ करते हैं। फिर हाउसिंग, घर तो चाहिए, घर के बिना काम ही नहीं होगा। फिर उसके अलावा यहाँ पर पान तंबाकू कुछ लोग कंज्यूम करते हैं, सभी नहीं लेकिन कुछ लोग कंज्यूम करते हैं, तो उनका भी यहाँ पर इसमें जोड़ा गया है, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये भी यूज़ हो रहा है। फिर उसके बाद मिसलेनियस में आपका एजुकेशन आ गया, दवाइयाँ आ गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो ऐसी 6 चीज़ें होती हैं जो बेसिकली यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में एज अ कंपोनेंट यूज़ की जाती हैं। ये हम डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर इन 6 चीज़ों के प्राइसेस में चेंजेस आएंगे, इनके दाम बढ़ेंगे, तो सीधा सीधा इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? इसको मेजर कैसे किया जाता है? इसी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे, और इम्पैक्ट हमारे ऊपर यानी कंज्यूमर्स के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि हम ही तो उसको यूज़ कर रहे हैं। और आप देखोगे जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि फूड के प्राइसेस जब ज़्यादा ऊपर नीचे होंगे तो इससे ज़्यादा भारी इंपैक्ट पड़ता है रिटेल इन्फ्लेशन पर। ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा फूड एंड बेवरेजेस का ही यूज़ करते हैं। खाने पीने की चीज़ें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, है ना। तो इसके प्राइस ज़्यादा भारी इंपैक्ट डालते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर में। तो ये आपके 6 मेन कंपोनेंट्स हो गए। लिखना चाहे लिख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर इसके बारे में मेंशन कर दिया है। चलिए आगे आते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पर इसी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के कुछ अपने आप में प्रकार होते हैं। टाइप्स की बात करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अब ये ऐसा तो नहीं है कि ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ऐसे ही कंपोनेंट इस्तेमाल होते रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें या अर्बन एरियाज़ की बात करें, शहरों में कंजम्पशन अलग हो रहा है ना, शहरों में कंजम्पशन अलग है, रूरल एरियाज़ गांव वाले क्षेत्रों में इनका कंजम्पशन अलग तरीके से हो रहा है। तो इसमें डिफ्रेंसिएशन बहुत ज़्यादा है, समझ रहे हैं। तो उस डिफरेंशिएशन को अलग तरीके से कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अलग अलग 4 प्रकार दिए गए हैं। जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए अलग से सीपीआई आता है और इसको तैयार करता है हमारा एनएसओ का ऑफिस, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा था। फिर उसके अलावा जो अर्बन शहर में जो नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़ आपको देखने को मिलेंगे, उनका डेटा अलग आता है, उनका प्राइस इंडेक्स अलग होता है, क्योंकि सबका पैटर्न अलग है कंजम्पशन का। तो इसको कौन कंपाइल करता है, अगेन एनएसओ तैयार करता है। फिर एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, उनका सीपीआई अलग है। इसको कैलकुलेट किया जाता है ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो मिनिमम वेजेस वगैरह हैं, है ना, वो किस लेवल पर हैं, तो इसको भी एनएसओ कंपाइल करता है। तो ऊपर के तीनों एनओसो कंपाइल करता है। और स्पेशली जब बात आती है रूरल एरियाज़ की, गाँव वाले क्षेत्रों की, ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसको लेबर ब्यूरो कंपाइल करता है और ये हमारे रूरल एरियाज़ के अंदर में जो प्राइस मूवमेंट है उसको दर्शाता है। क्योंकि कंजम्पशन पैटर्न सब जगह अलग अलग है, इस वजह से सीपीआई के जो टाइप्स हैं वो भी डिफ्रेंशिएट कर दिए गए। और ध्यान रखिए, सीपीआई का बेस ईयर 2012 है। क्या है 2012? सर ये बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर मतलब देखो, मान लो यहाँ पे आपको आज देखना है, आप आज कैसे कह सकते हो कि पहले के कंपैरिजन महंगाई है, तो महंगाई को आप देखोगे या नापोगे कैसे आधार पे? पहले के कंपैरिजन में आज के डेटा को कंपेयर करके। कहने का मतलब है, जब भी हम सीपीआई कैलकुलेट करते हैं ना, कि सीपीआई में ये देखते हैं कि आज इतनी महंगाई हो गई है या इन्फ्लेशन इस लेवल पर जा रहा है, तो उसका बेस ईयर तो कुछ लिया होगा। हम कंपेयर किस बेसिस पे कर रहे हैं? तो वो है 2012 का बेस ईयर, कि 2012 में महंगाई कैसी थी और आज कैसी है। ठीक है, तो बेस ईयर क्या है? 2012। और ये बेस ईयर बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि बेस ईयर ही यूज़ होता है फॉर्मूले में जब भी हम यहाँ पे सीपीआई को कैलकुलेट करते हैं। अब ये तो आपने समझ लिया टाइप्स क्या होते हैं। लेकिन मान लो चलो हमें अगर सीपीआई निकालना ही हो कि आज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हमारा इन्फ्लेशन किस लेवल पर है या कैसे यहाँ पर महंगाई बढ़ी है, कितने % से इंक्रीज़ हुई, ज़रा ये बताओ। तो इसको निकालने का एक सिंपल सा तरीका है। सीपीआई को निकालने का तरीका, सबसे पहले जो आज के समय का आपका इन्फ्लेशन है, यानी वही बास्केट की बात हो रही है, बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वही 6 चीज़ें जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जो हम डेली यूज़ कर रहे हैं। तो आज इन्फ्लेशन जो सीपीआई की बात कर रहे हैं, आज जो रिटेल इन्फ्लेशन जो है सीपीआई, वो करंट वाला लिख दो ऊपर, और जो बेस ईयर है यानी 2012 में कितना था वो बेस ईयर वाला लिख दो इधर, और इनटू कर दो 100। और इसका जो यहाँ पर कैलकुलेशन निकल के जो भी डेटा आएगा वो आपका क्या होगा, सीपीआई को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से वर्क करता है। क्वेश्चन ये है, हम सीपीआई को क्यों कैलकुलेट करते हैं, या कैलकुलेट चलो कर भी लिए तो इसका यूज़ क्या है? पहले था, अब आज है, सिनेरियोस चल रहे हैं आगे, तो यूज़ क्या है दोस्तों? जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, इसको कैलकुलेट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये दर्शाता है हमारे देश के मैक्रो इकोनॉमिक इन्फ्लेशन को, हमारे देश में महंगाई किस स्तर पर है। और ये हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या हमारी जो सरकार है ना, वो इसी चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ करती है, सीपीआई का इस्तेमाल करती है, ताकि महंगाई को काउंटर करके रखा जा सके, कंट्रोल करके रखा जा सके। ठीक है, तो सीपीआई मदद करता है ये हमारी जो सैलरीज़ हैं, वेजेस हैं, पेंशन है, इनकी रियल वैल्यू समझने में, कि भाई जिस स्तर पे महंगाई है उस स्तर पे तो लोगों की सैलरी होनी चाहिए ना, जैसी महंगाई है वैसे ही यहाँ पर मजदूरी होनी चाहिए, पेंशन्स होनी चाहिए। तो ये होना ज़रूरी है, इसको मेंटेन करने के लिए सीपीआई कैलकुलेट किया जाता है। समझ गए? ऐसे ही दोस्तों डब्ल्यूपीआई होता है, वो दूसरा कॉन्सेप्ट है, अभी सीपीआई चर्चाओं में है, ये मैंने आपको बता दिया। डब्ल्यूपीआई मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। सीपीआई तो बेसिकली यहाँ पे जो रिटेल बेसिस पे जो आप सामान परचेज कर रहे हैं डेली बेसिस पे, है ना, उसको कैलकुलेट करता है। लेकिन डब्ल्यूपीआई जो है ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है। जब आप बल्क में व्यापार करते हैं, बल्क में इकट्ठा बहुत सारा जो ट्रेड कर रहे हैं, उसके प्राइसेस में अगर चेंजेस आता है तो वो आपका डब्ल्यूपीआई के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है। दैट्स इट। चलिए अगली खबर पर आते हैं। क्लियर हो गया ना? मज़ा आ गया? चलिए, मेक श्योर ज़रूर कर दिया करो यार, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट है, आप सभी लोग मिलकर सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा चैनल 6 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस करने के जस्ट पास में ही है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। ना यहाँ पे क्या बात हो रही है, ज़रा चलिए इसको समझते हैं। आई होप आपको यहाँ पर क्लियरली फ़ोटो में दिखाई दे रहा होगा क्या बात हो रही है। मेंशन किया गया है, गवर्नमेंट ने 17 रीजंस को मेंशन किया है। जो हमारी यूनियन होम मिनिस्ट्री है, यानी गृह मंत्रालय की बात कर रहे हैं, आज हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी।
तो इन्होंने एक लिस्ट जारी की है। उस लिस्ट में ये बोला है कि मान लो कोई भी एनजीओ है, एनजीओ क्या है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अब एनजीओ को रन करने के लिए, क्योंकि एनजीओ क्या कर रहा है, सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, कल्याण के लिए काम कर रहा है लोगों के लिए। अब एनजीओ को रन करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, और एनजीओ के पास में बहुत सारा पैसा फॉरेन कंट्रीब्यूशन के माध्यम से आता है, यानी विदेशों से पैसा आता है, वही कंट्रीब्यूशन का ये लोग यूज़ करते हैं। लेकिन कई बार इतिहास में ये देखने को मिला है कि इसी फॉरेन कंट्रीब्यूशन का एनजीओ गलत प्रकार का उपयोग करते हैं। गलत प्रकार का मतलब देश के खिलाफ यहाँ पे उस पैसे का उपयोग किया जाएगा, एंटी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर कहीं पर कह सकते हैं दंगे भड़काने के लिए, प्रोटेस्ट करवाने के लिए, या रिलीजियस कन्वर्जन भी किया जा रहा है इन पैसों का यूज़ करके। तो ऐसे आधार पे एनजीओ को दोस्तों करा जाता है रेगुलेट, और रेगुलेट करने के लिए इनके लिए एक एक्ट है जिसको बोलते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। नाम से पता चल गया कि इस एनजीओ के पास में जो बाहर से पैसा आएगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन होगा, उसको रेगुलेट करने के लिए इस कानून को लेकर आया गया था। और इसी कानून के तहत एनजीओ को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है ताकि इनका सभी प्रकार का फॉरेन कंट्रीब्यूशन देखा जा सके। और हम अगर ये पा लेते हैं कि कोई भी एनजीओ इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में शामिल है जो इस पैसे का गलत उपयोग कर रहा है, देश के खिलाफ जा रहा है, तो फिर यहाँ पे उनका ये लाइसेंस कर दिया जाएगा कैंसिल। और लाइसेंस कैंसिल होने के बाद क्या होगा, इस एनजीओ के पास में फॉरेन कंट्रीब्यूशन आना बंद हो जाएगा, कोई पैसा इनको नहीं मिलेगा, धीरे धीरे ये ठप हो जाएगा। तो समझ रहे हैं ना, इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि 17 कारण यहाँ पे हम बता रहे हैं। 17 में से मेन कारण यही है कि अगर किसी एनजीओ के पास में यह पैसा आता है और वो एंटी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ या रिलीजियस कन्वर्जन करता है या कहीं पे प्रोटेस्ट करवाता है ज़बरदस्ती, तो दोस्तों उनका कैंसिल कर दिया जाएगा ये एफसीआरए वाला लाइसेंस, ठीक है, और आगे भी नहीं दिया जाएगा, जिससे यहाँ पे क्या होगा, पूरी तरह से उनका जो एनजीओ है वो बंद हो जाएगा। तो ये दोस्तों अभी रिसेंटली डेटा आया है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये भी बोला जा रहा है कि जो एनजीओ हैं वो अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बाहर से उनके पास में फंडिंग आ रही है, और अगर उसी फंडिंग का यूज़ करके वो हमारे देश में रिलीजियस हार्मनी को यहाँ पर इम्पैक्ट कर रहे हैं या कोई और इशू फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा अंडर दिस फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन 2010 एक्ट, 2010 का जो ये कानून है, इस एक्ट के तहत। समझ गए? इतना आपको क्लियर हो गया? अब आगे सुनिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ना ये डायरेक्टली पूछा नहीं जाएगा, तो एग्ज़ाम में बहुत सारी चीज़ें पूछी तो जाएंगी, लेकिन आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, ऐसे एनजीओ के कई सारे लाइसेंस कैंसिल करे गए। 2012 से अभी तक 20,000 एनजीओ के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए अलग अलग रीजंस की वजह से। समझ रहे हैं ना इस बात को? तो सर ये एफसीआरए एक्ट है क्या और किस प्रकार से वर्क करता है, चलिए ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। एफसीआरए एक्ट सबसे पहली बार लाया गया था 1976 में। ध्यान से याद रखिएगा, 1976 में इसकी शुरुआत हुई, ताकि जितना भी यहाँ पर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस आ रहे हैं या बाहर से विदेश से पैसा आ रहा है एनजीओज़ के पास में, उसको रेगुलेट किया जा सके, उसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल लगाया जा सके। फिर आप देख पाओगे 2010 में क्या होता है, क्योंकि इसकी शुरुआत तो 1976 में हुई थी, नींव तो तब रख दी गई, लेकिन 2010 में क्या होता है, इस वाले 1970 वाले एक्ट को ख़त्म कर दिया गया है ना, और 1970 वाले को रिपील करने के बाद में नया एक्ट बनाया गया जिसको हम बोलते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। शुरुआत कैसे हुई वो समझ गए, 2010 में ख़त्म होकर नया एक्ट शुरू हो गया, और इसमें जितने भी प्रावधान थे वो और ज़्यादा कठोर कर दिए गए, और ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस कर दिए गए। तो 2010 में यहाँ पर इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जितना भी फॉरेन डोनेशन है उसको स्ट्रिक्ट तरीके से रेगुलेट किया जाएगा, और इंश्योर करेंगे हम कि जितना भी बाहर से पैसा आ रहा है उससे देश के अंदर में कहीं पर भी इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर में खतरा ना पैदा हो। और इसको दोस्तों पूरे के पूरे इस एक्ट को सौंप दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। तो आज गृह मंत्रालय ये संभालता है और वही यहाँ पर इस एनजीओज़ को देखने का काम करता है। और ध्यान रखिए, ये जो एक्ट है ये सभी प्रकार के एसोसिएशंस पे एप्लीकेबल होता है, सभी प्रकार के ग्रुप्स हो गए, सभी एनजीओज़ हो गए। स्पेशली ये उन ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, उन एनजीओज़ की बात कर रहे हैं जिनको बाहर से फंडिंग आती है। अगर बाहर से डोनेशन के नाम पे फंडिंग आती है और बाहर आपको पता है किस प्रकार की एक्टिविटीज़ चलती हैं, इंडिया के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तो फिर क्या है, इन्हीं एनजीओज़, ग्रुप्स, एसोसिएशन जिनके पास में फॉरेन डोनेशन आ रहा है, ये सब के सब इस एफसीआरए एक्ट में कवर होते हैं। बस खाली शर्त यह है कि उनके पास में फॉरेन डोनेशन आ रहा हो, तभी उनको इस एक्ट में कवर किया जाएगा। समझ गए? नहीं आएगा तो फिर फ़ायदा ही क्या, नाम ही इस एक्ट का फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस को काउंटर करने का है। सवाल यह है कि सर ये जो एक्ट है 2010 का, इसके मेजर प्रोविजंस क्या है, प्रावधान क्या है? सबसे पहला, ये कंपलसरी है कि जितने भी एनजीओज़ हैं
उन सभी को एफसीआरए में रजिस्टर करना ही करना होगा, नहीं तो वो रन ही नहीं कर पाएगा, या फिर अगर रजिस्टर नहीं करेगा तो बाहर से जो डोनेशन का है जो कॉन्सेप्ट है वो उस एनजीओ में फॉलो ही नहीं होगा। तो ये ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन करवाना, समझ रहे हैं। और रजिस्ट्रेशन जो होता है ऐसा नहीं है कि एक बार करवा दिया तो लाइफ टाइम के लिए। मान लो कोई पर्टिकुलर एनजीओ है, उसने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा दिया तो वो केवल 5 साल के लिए वैलिड रहेगा, और 5 साल जैसे ही पूरे हो जाएंगे उसको वो रजिस्ट्रेशन वापस से रिन्यू करवाना होगा। और अगर उसने 5 साल में अच्छा काम किया है, फॉरेन फंडिंग का कोई गलत उपयोग नहीं किया गया है, तो उसका लाइसेंस रिन्यू हो जाएगा। लेकिन अगर ये पाया गया कि उसने कुछ गलत एक्टिविटीज़ की हैं तो वहीं से लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है, हर 5-5 साल में दोस्तों इनके ऊपर में एक चेक भी लगाया गया है। तो जितने भी एनजीओज़ हैं इस तरीके से यहाँ पर ये फॉलो करना होगा। इनकम टैक्स का जितना भी एनुअल रिटर्न होगा, एनुअल रिटर्न्स की जितनी फाइलिंग है वो सब फाइल करना ज़रूरी है, कंपलसरी है। फिर 2015 में क्या होता है, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने नए नियम को इसमें इंक्लूड कर दिया और ये बोला कि जो हमारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओज़ हैं इनको क्या करना है, अगर इनके पास में फॉरेन फंडिंग आ रही है और फॉरेन फंडिंग का इन्होंने अगर गलत उपयोग कर लिया, ठीक है, गलत उपयोग मतलब जैसे अगर इन्होंने इंडिया की सॉवरेटी या इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की उस पैसे से, या फिर किसी देश के साथ में फ्रेंडली रिलेशंस ख़राब करने की कोशिश की भारत की, या फिर हमारे देश में कम्युनल हार्मनी को ख़त्म करने की कोशिश की या डिसरप्ट करने की कोशिश की, तो इस आधार पे एनजीओज़ को ये जो लाइसेंस है वो नहीं मिलेगा। तो फॉरेन फंडिंग का ध्यान रखना है कि इसका गलत उपयोग कहीं से कहीं तक ना हो। समझ गए इस बात को? अब आगे की बात यहाँ पर सुनिएगा दोस्तों। ये जो एफसीआरए एक्ट है इसमें कुछ और चीज़ भी बताई गई हैं, जैसे कि कौन कौन से पर्पज़ हैं। मतलब जो एनजीओ होता है वो किसी ना किसी पर्पज़ के लिए होता है ना, कोई एजुकेशन के पर्पज़ पे चल रहा है, कोई रिलीजियस पर्पज़ से चल रहा है। तो कौन कौन से पर्पज़ वाले जो एनजीओज़ हैं वो बाहर से फंडिंग रिसीव कर सकते हैं, तो इसमें दोस्तों 5 प्रकार के पर्पज़ वाले एनजीओज़ को कवर किया गया है, ध्यान रखिएगा। पहला है जो सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, दूसरा एजुकेशनल सेक्टर के लिए, तीसरा रिलीजियस के लिए, चौथा इकोनॉमिक सेक्शंस के लिए और पांचवा कल्चरल के लिए। तो इन पांचों दायरों में अगर कोई एनजीओ वर्क कर रहा है तो उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन यानी बाहर से वो ये जो फंड है वो रिसीव कर सकता है। शर्त यह है कि इस एक्ट के सभी प्रावधान को फॉलो करना होगा। अब क्वेश्चन ये है कि कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये फॉरेन फंडिंग नहीं मिल सकती, जिनको नहीं दिया जाएगा, वो कौन कौन है। अब मान लो कोई इंडिविजुअल या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको फॉरेन फंडिंग नहीं मिलेगी, वो कौन कौन हो सकता है। मान लो कोई एक कैंडिडेट है जो इलेक्शन लड़ रहा है ना, जो इलेक्शन लड़ रहा है उसका कोई ऑर्गेनाइजेशन है इस प्रकार से जो काम कर रहा है, तो उसको फॉरेन फंडिंग नहीं दी जाएगी। कोई मीडिया पर्सन है, कोई जज है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी कोई इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन चल रही है तो उनको ये फॉरेन फंडिंग नहीं दी जाएगी। ध्यान रखना, इनको हटा दिया गया इस एक्ट से। उसके बाद इसी एक्ट में धीरे धीरे करके दोस्तों क्या कर दिया गया, साल 2020 में कुछ अमेंडमेंट्स कर दिए गए, यानी चेंजेस कर दिए गए। अब वो जो चेंजेस हैं, जो बदलाव है, वो किस तरीके से किए गए हैं ज़रा इसको सुनिएगा। ये जो अमेंडमेंट करे गए इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे करके आपने देखा कि किन लोगों को ये फॉरेन फंडिंग नहीं मिलेगी। उसी में ही पब्लिक सर्वेंट्स को भी ऐड कर दिया गया कि पब्लिक सर्वेंट जितने भी हैं उनको भी दोस्तों ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है, वो इसमें लिस्ट नहीं हो पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, जो हमने ऊपर बता दिया कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन, ये एसोसिएशन और जिनके पास में ये बाहर से पैसा आ रहा है उनको ही कवर किया जाएगा, तो ये ज़रूरी है। उसके अलावा कोई भी यहाँ पर इसके अंदर में कवरेज नहीं ले पाएगा। फिर साथ ही साथ में मेंशन ये भी किया गया है जितने भी एनजीओज़ हैं उनके लिए ये भी कंपलसरी है कि उनको अपना एक जो अकाउंट है वो न्यू दिल्ली के जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मेन ब्रांच है उसमें ओपन करवाना होगा। न्यू दिल्ली में एसबीआई की मेन ब्रांच है, वहाँ पे हर एक एनजीओ को अपना अकाउंट ओपन करवाना ही करवाना होगा, ताकि एक चेक रखा जा सके, उनके ऊपर में रेगुलेशन किया जा सके कि किस प्रकार से फंडिंग आ रही है, उस पर मॉनिटरिंग की जा सके। समझ गए कि देश में उस फंडिंग का गलत उपयोग ना हो। तो ये था हमारा कंप्लीट एफसीआर एक्ट। चलिए अब आते हैं अगली इंपॉर्टेंट खबर पर, और यह है हमारा एडिटोरियल। तो सबसे पहला एडिटोरियल यहाँ पर आप देख पाएंगे बात करता है डिबेटिंग द हेल्दी लॉन्गेविटी इनिशिएटिव। यहाँ पे 3 राइटर हैं जिन्होंने मिलकर इस पूरे एडिटोरियल को लिखा है। ये क्या बात करते हैं, ज़रा चलो इसके बारे में मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में बताता हूँ। तो हुआ ये, वर्ल्ड बैंक की रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश होती है और उस रिपोर्ट में ह्यूमन वेलबींग के ऊपर में ध्यान दिया गया है, इंसान की स्वास्थ्य के ऊपर में एक स्पेशल फोकस किया गया। और उसमें यह दिखाया गया कि धीरे धीरे करके केवल इंडिया ही नहीं दुनिया भर में डेमोग्राफिकल चेंज हो रहा है। अब डेमोग्राफिकल चेंज मतलब आपको पता है कि भाई जो पॉपुलेशन है, स्पेशली यहाँ पर बूढ़े लोगों की संख्या वो इंक्रीज़ हो रही है और बच्चे जो हैं वो पैदा नहीं हो रहे हैं या बहुत कम हो रहे हैं। तो बर्थ रेट बहुत ज़्यादा डिक्लाइन लेवल पर चल रहा है ऑल ओवर दी वर्ल्ड।
और इंडिया में भी ये सिनेरियो आ गया है कई सारे स्टेट्स के अंदर में, जहाँ पे बर्थ रेट या कह सकते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत कम हो चुका है। समझ रहे हैं, जो हमने थोड़े दिनों पहले डिस्कस भी किया था। तो इससे होगा क्या, जब जनसंख्या बूढ़ी होगी तो उनको बहुत सारे रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो बूढ़ी जनसंख्या देश के प्रति ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तो देती नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ एडअप नहीं कर रहे हैं इकॉनमी में, लेकिन गवर्नमेंट को उनके लिए खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट के लिए एक बर्डन सा यहाँ पे काम कर रही है वो पॉपुलेशन, जहाँ पे गवर्नमेंट को प्रॉपर तरीके से फिनांस खर्च करने पड़ेंगे। इसी वजह से तो चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो जापान हो, वो पैसा देने को तैयार हैं सभी लोगों को, कपल्स को, कि आप प्लीज़ यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको बर्थ दीजिए, ताकि पॉपुलेशन एडअप हो सके, नए लोग जन्म ले सकें, ताकि आगे इकॉनमी चल सके, रन कर सके। क्योंकि नहीं तो फिर इस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है और गवर्नमेंट को लगातार इन सभी पॉपुलेशन के लिए हेल्थ के ऊपर खर्चना पड़ रहा है, पेंशन्स के ऊपर खर्चना पड़ रहा है, बट रिटर्न में यहाँ पर सरकार के पास में कुछ नहीं आ रहा एज अ रेवेन्यू जनरेशन। तो वही यहाँ पे बताया गया। तो इसमें ये बोलते हैं कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ये लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में, यानी कि स्पेशली इंडिया की बात कर रहे हैं, तो लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में ज़्यादा असर पड़ेगा इसका। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि पॉपुलेशन बूढ़ी होनी शुरू हो गई है और वो कंट्रीज़ अभी डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाई है, और ये सही बात है। जैसे इंडिया का सिनेरियो है, हम लोग चाहते हैं एक डेवलप्ड कंट्री बनना, विकसित देश बनना, लेकिन हमारी पॉपुलेशन डेमोग्राफिकल चेंज शुरू हो गया है। आने वाले 10 साल बाद हो सकता है पॉपुलेशन तेज़ी से गिरना शुरू हो जाए, एक बड़ा ट्रांजिशनल चेंज आ जाए। तो हम अभी तक कुछ अचीव इतना ज़्यादा कर नहीं पाए हैं, और फिर जो यूथ है, जो नौजवान लोग हैं, ऑब्वियस सी बात है उनका जो पोटेंशियल है वो भी वेस्ट हो जाएगा। तो वो एक समस्या हमारे सामने है। लेकिन जो ये पॉपुलेशन है या जो प्रोजेक्शन पॉपुलेशन को लेकर किए जा रहे हैं भविष्य के लिए, वो ये बताते हैं कि जैसे जैसे बूढ़े होंगे, बीमारी की वजह से लोगों की मृत्यु होना शुरू हो जाएगी। ग्लोबल अगर डेथ की बात करेंगे तो 2050 तक लगभग 92 मिलियन लोगों की जान जाने वाली है। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ डिटेल्स बताती हैं। और पता है सबसे ज़्यादा जाने कहाँ पे जाएंगी? लोगों का हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से हेल्थ केयर पे बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है, बहुत ह्यूमंगस अमाउंट खर्चा जाएगा। लेकिन यही बोला जा रहा है कि अगर ये लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ अगर अच्छे से काम कर लें, अच्छी तरीके से वर्क कर लें, अपने आप को ग्रो कर लें, हेल्थ सेक्टर के ऊपर खर्च कर लें, तो इससे इन डेथ को काउंटर किया जा सकता है, डेथ को रोका जा सकता है, और अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव किया जा सकता है। इसी चिंता को देखते हुए जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है वो ये बोलती है कि करंट समय पर इंसान का जो आगे जीने का मतलब पूरा जो लाइफ की लॉन्गिविटी है, कितने समय तक जिएगा, वो धीरे धीरे करके रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। और कम होने के पीछे का रीज़न नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आपको देखने को मिलेगा। सर, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं? वो बीमारियां जो एक दूसरे में फैलती नहीं हैं लेकिन बहुत कॉमन है, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जो हार्ट से रिलेटेड हैं, जिसमें हार्ट अटैक वगैरह आपको देखने को मिलेगा। डायबिटीज़ आज इंडिया में बहुत ज़्यादा है, इवन इंडिया को डायबिटीज़ का कैपिटल बोल दिया जाता है। उसके अलावा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हो गया, कैंसर हो गया, ठीक है, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। ये सब क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। इसके पीछे के कई सारे कारण हो सकते हैं, ये आप देख पाएंगे। समझ गए? तो राइटर मेंशन करते हैं कि अब जो केयर है ना, उसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। इनका कहना यह है कि हमें एक ऐसी दुनिया क्रिएट करनी है जहाँ पे हेल्थ केयर एक्सेसिबल रहे और अफोर्डेबल रहे, क्योंकि कई सारे लोगों के पास में क्या होता है, इतना पैसा नहीं होता कि वो इस हेल्थ केयर को सपोर्ट कर सकें या उसको एक्सेस कर पाएँ। तो उसको अफोर्डेबल बनाना ज़रूरी है। डॉक्टर्स और नर्सेज की जो संख्या है उसको पूरा करना ज़रूरी है। हमें यहाँ पे कमिट होना पड़ेगा एक प्रॉपर पेशेंट केयर देने के लिए। हॉस्पिटल्स को वेल इक्विप करना होगा, पेशेंट्स को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करना होगा, और हमें ध्यान रखना होगा कि कोई भी प्रकार की जो बीमारी है अगर वो आती है नई तरीके से तो उसको तुरंत ही टैकल किया जाए, यानी अर्ली डिटेक्शन पे ध्यान देना होगा। लेकिन हो क्या रहा है करंट समय पर? करंट समय पर सिनेरियो बिल्कुल अलग है। यहाँ पे बोला जा रहा है दुनिया में आज करप्शन बहुत ज़्यादा है, करप्ट डॉक्टर्स बहुत सारे हैं, पैसे कमाने के लिए यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। सभी नहीं, करप्ट डॉक्टर्स बहुत सारे हैं। एक्सप्लॉयटेटिव हॉस्पिटल्स आपको देखने को मिलेंगे। फार्मास्यूटिकल कंपनीज दोस्तों अनसेफ मेडिसिन बेच रही हैं, जो जिनको वापस से मंगाना पड़ता है, आप देख पाते हो, है ना। ये रिलीज़ होता है कि भाई इस मेडिसिन को रोक दिया गया, उसको रोक दिया गया। तो पेशेंट्स आज के समय पर कई सारी बुरी बुरी कंडीशंस को फेस कर रहे हैं। इतना इतना दूर जाना पड़ रहा है, गाँव से लोग जाते हैं शहरों में इलाज करवाने के लिए, कई कई दिनों तक वहीं पर रहते हैं। समझ रहे हैं? तो ये सब चीज़ें करंट समय पर हम फेस कर रहे हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए आगे के समय को देखकर, क्योंकि हमें पता है आगे क्या होने वाला है, कैसे कैसे डेमोग्राफिक चेंज होने वाला है। तो जब हमें पता है तो उसके हिसाब से आज हमें अपने हेल्थ केयर को लेकर काम करना है या नहीं करना है? बिल्कुल करना है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है इसको कम करने के ऊपर में ध्यान दें,
क्योंकि आगे जो लोगों की मृत्यु होगी सबसे ज़्यादा, या सबसे ज़्यादा किसी भी देश के ऊपर में बर्डन पड़ेगा, वो इसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से पड़ेगा। तो हमें शुरू से ये टैकल करना ज़रूरी है। फिर राइटर बोलते हैं भारत की अगर हम एल्डरली पॉपुलेशन की बात करें तो भारत में बूढ़े लोगों की जो संख्या है वो आज के समय पर दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट है। आज इंडिया में 140 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ऊपर है, जबकि चाइना में ऐसे 250 मिलियन के आसपास लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। समझ रहे हैं इस बात को? तो मिलियंस ऑफ लोग आपको चाइना में, इंडिया में देखने को मिलेंगे जहाँ पे पॉपुलेशन बूढ़ी हो चुकी है। तो हमें अब से स्टेप लेना शुरू करना होगा, क्योंकि इंडिया में जितने भी बूढ़े लोगों की जनसंख्या है जो 60 साल से ऊपर हैं, वो ज़्यादातर लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, जिसमें हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हैं, कैंसर है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ हैं, और ये बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती हैं। ये बीमारियां की वजह से जब इंसान की मृत्यु होती है, फैमिली टूट जाती हैं और भी कई सारे प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे साथ में मिलकर काम करना होगा, सभी सरकारों को, ताकि जो ये बर्डन है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का, इसको काउंटर किया जा सके। लैंसेट की एक रिपोर्ट है 2018 की, वो रिपोर्ट यहाँ पर ये बोलती है दोस्तों कि आज के समय पर जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। हेल्थ केयर को लेकर हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि यहाँ पे ध्यान देना चाहिए था। और हेल्थ केयर के ऊपर अगर हम इन्वेस्टमेंट आज करते हैं अच्छे से, तो आने वाले समय पर कई सारे लोगों की मृत्यु रोकी जा सकती है, प्रीमेच्योर डेथ को बचाया जा सकता है। फिर उसके बाद नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से हो रही जो बीमारियां हैं, या जो भी यहाँ पर इसका डेथ रेट है, मॉर्टेलिटी रेट है, ये थोड़ा सा बढ़ रहा है। ये हमने देखा है, नोटिस किया है भारत में, क्योंकि 1990s में अगर हम देखेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से 40% इंडियन मोर्टेलिटी रेट आपको देखने को मिला। आने वाले समय पर ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा 2030 तक। और करंट समय पर सबसे ज़्यादा जो लोगों की जान जा रही है वो हार्ट डिजीज़ की वजह से जा रही है, कैंसर की वजह से जा रही है, रेस्पिरेटरी इलनेस या डायबिटीज़ की वजह से जा रही है। यही मेन कारण है इंडिया में मृत्यु का। इवन यहाँ पर यह भी मेंशन किया जा रहा है आज भारत में 50% जो भी मृत्यु होती हैं वो इन्हीं कारण की वजह से, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ या फिर रेस्पिरेटरी डिजीज़ या कैंसर की वजह से होती हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, ये खतरा, ये रिस्क लगातार बढ़ रहा है, और ये खतरा कॉमन है सभी लोगों के लिए। और इस खतरे में कुछ गलतियां लोगों की भी हैं। जैसे काफ़ी सारे लोग हैं जो अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं या तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, है ना, तो उसकी वजह से यहाँ पर उनको मोटापा फेस करना पड़ता है या कैंसर हो जाता है। इस प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं। तंबाकू के पैकेट पे लगा हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी तंबाकू का कंजम्पशन होता है। तो यहाँ पर केवल ये कहना ठीक नहीं होगा कि यहाँ पे लोगों की गलतियाँ हैं, लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं। दोनों जगह पर यहाँ पे हम कह सकते हैं, इस चीज़ को देख सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट की साइड से भी बोला जा सकता है कि गवर्नमेंट इसको बेच क्यों रही है। गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से बैन लगा सकती है, बट नहीं कर सकते ना, क्योंकि चाहे आप शराब दे दो, चाहे आप टॉबैको ले लो, दोनों से भारी मात्रा में टैक्स गवर्नमेंट के पास में जाता है, जिससे एक अच्छा रेवेन्यू जनरेशन होता है। तो वो उसके ऊपर बैन नहीं लगा सकते, ठीक है। और दूसरी तरफ लोगों का जो कंजम्पशन है वो भी यहाँ पे चल रहा है, ये हम लोग देख पा रहे हैं। तो राइटर यही बोलते हैं कि ठीक है, आप बैन नहीं लगा सकते तो एक काम तो कर सकते हैं, दूसरे चीज़ों की बजाय आप इनको महंगा कर दो। आप इसके ऊपर टैक्स लगा दो और टैक्स बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, इतना इतना ज़्यादा यहाँ पर इसको एक्सपेंसिव कर दो कि लोग अपने आप खाना छोड़ देंगे, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे राइटर ने एक्सप्लेन की है कि ये किया जा सकता है चीज़ों को सुधारने के लिए। बहुत सारी पॉपुलेशन दोस्तों रिमोट एरियाज़ में ऐसी है, रूरल एरियाज़ में, गाँव वाले क्षेत्रों में ऐसी है जहाँ पे उनको प्रॉपर तरीके से हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। समझ रहे हैं? तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, उनको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी होगी हमें। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आज हम चला रहे हैं लेकिन उसके ज़्यादा फ़ायदे लोगों को मिल नहीं रहे हैं, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। आज भी भारत में बहुत कम लोग हैं जिनके पास में इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, या इंश्योरेंस के बारे में आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है। इवन यहाँ पे बोला जा रहा है कोई छोटी से छोटी बीमारी भी हो, इसमें यहाँ पर आप कह सकते हैं कोई अगर हॉस्पिटल में जाता है तो उसका कॉस्ट, फीस, मेडिसिन की जो कॉस्ट है, इसका सबसे ज़्यादा बड़ा बर्डन पड़ता है लोगों के पॉकेट के ऊपर में। आज कई सारे लोग ऐसे हैं जो मिडिल इनकम फैमिलीज़ हुआ करती थी। मिडिल इनकम फैमिलीज़ में कोई भी बीमारी हुई और वो बीमारी के इलाज पर इतना पैसा खर्च कर चुके हैं कि वो पॉवर्टी लाइन में आ चुके हैं। तो लोगों की जेब से खर्चा बहुत हो रहा है हेल्थ केयर सेक्टर पे। क्यों? क्योंकि हमारा हेल्थ केयर सेक्टर उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है जो लोगों को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ फैसिलिटीज़ दे सके। समझ रहे हैं इस बात को? अब यहाँ पे हमें बहुत सारे सुधार करने की ज़रूरत है। पहली चीज़, लोगों को भी अवेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल हो क्या रहा है, जो लोगों की डाइट है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, खान पान बहुत ख़राब हो चुका है ना। तो इसको सुधारना होगा। उसके अलावा जैसे आज के समय पर क्या होता है ना, कई लोग बहुत ज़्यादा कह सकते हैं रिफाइंड ग्रेन कंज्यूम करते हैं। जो रिफाइंड वाला अनाज यहाँ पे खाएंगे उससे कोरोनरी आर्टरी इश्यूज़ हो सकते हैं। या बहुत सारे लोग यहाँ पर रेड मीट वगैरह कंज्यूम करते हैं, बीफ, पोर्क, मटन, तो इससे भी रिस्क देख सकते हैं, डायबिटीज़ का हो सकता है या हार्ट डिजीज़ के रिस्क हो सकते हैं।
तो ये बोला जा रहा है। या बहुत सारे लोग यहाँ पर जो ऑयली बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, शुगर या ऑयली फूड यहाँ पर देखेंगे तो उससे डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस हैं। तो हमें यहाँ पर इसके बारे में अवेयरनेस फैलानी होगी, समझाना होगा। तो ये भी कई सारे कारण है कि भाई डाइट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाना, इसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर बीमारियाँ होना, या फिर कह सकते हैं डायबिटीज़ होना, और उसकी वजह से इंसान की मृत्यु हो जाना। तो यह हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है कि हमने आयुष्मान स्कीम चला रखी है। आयुष्मान स्कीम का मेन पर्पज़ है हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज देना। आज मैंने बोला ना, जनसंख्या बहुत कम है जिनको हेल्थ इंश्योरेंस का फ़ायदा मिल पाता है, क्योंकि इन स्कीम्स में कुछ खामियां भी हैं। क्योंकि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की 2023 की रिपोर्ट है, उन्होंने ये बोला कि जितने भी बेनिफिशियरीज हैं उनकी संख्या बहुत कम है, और कभी कभी हॉस्पिटल्स इस प्रकार के इंश्योरेंस को एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। बहुत सभी हॉस्पिटल नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं या उस पर डिले पे डिले करते चले जाते हैं। तो इंश्योरेंस अकेला यहाँ पे पूरा नहीं कर पाएगा। हमें अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को ही इंप्रूव करना पड़ेगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर में चीज़ों को रेगुलेट करना होगा, प्राइसेस को यूनिफॉर्म करना होगा, एक लिमिट लगानी होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंसान का खर्चा हॉस्पिटल एक्सपेंसेस पे ही हो रहा है। तो यहाँ पे लिमिटेशंस लगाना हमारे लिए ज़रूरी है। इसके ऊपर हम सोच विचार कर सकते हैं, समझ गए। और सोच विचार करना ही ज़रूरी नहीं है, इसके ऊपर एक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। और फिर जब बात आती है टोबैको की, कंजम्पशन की या दारू की बात आती है, तो उसके ऊपर में आप टैक्स लगा सकते हैं, उसको महंगा कर सकते हैं। जितने भी अनहेल्दी प्रोडक्ट्स हैं, तले भुने जंक फूड्स हैं, उसके ऊपर में आप एक्स्ट्रा टैक्स लगाइए, जिससे उनको एक्सपेंसिव कर देंगे, लोगों का कंजम्पशन कम हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली इस प्रकार से हम हेल्थ सेक्टर में सुधार कर सकते हैं। वो यहाँ पे राइटर ने एक्सप्लेन किया, समझ गए, क्लैरिटी मिल गई। तो चलिए फिर आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। अगला जो हमारा एडिटोरियल है ये भी बहुत ही ज़्यादा काम का है, ध्यान से सुनिएगा। पेज नंबर 9 पे प्रेजेंट है। ये बात करते हैं दोनों राइटर आईमैक कॉरिडोर के बारे में, दैट इज़ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। ये कॉरिडोर कहाँ पर है, पहले मैं आपको ये मैप दिखा देता हूँ ताकि एक बढ़िया क्लैरिटी मिले। तो दोस्तों, ये कॉरिडोर बनाने की जो चर्चा है ना, ये कब हुई थी? ये हुई थी साल 2023 यानी पिछले साल G20 समिट में। ये G20 समिट जब भारत में ही किया गया था, याद है ना, पिछले साल सितंबर के महीने में G20 समिट भारत में हुआ था। तो इसी समिट के दौरान यहाँ पे फोकस किया गया एक कॉरिडोर बनाने को लेकर, और जिसमें यहाँ पर यूएसए ने भी इस कॉरिडोर को सपोर्ट किया है ताकि वो चाइना को काउंटर कर सके। और इस कॉरिडोर के फ़ायदे सभी को होने वाले हैं बहुत ज़्यादा तरीके से। कुछ कंट्रीज़ को लॉस भी होंगे, बताऊँगा आगे। तो दोस्तों, यहाँ पर ये इस कॉरिडोर का मेन पर्पज़ है भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ना। तो ये हो गया इंडिया, और ये हो गया हमारा मिडिल ईस्ट, जिसको आप वेस्ट एशिया भी कहते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो ईरान हो, ये सब चर्चाओं में है, ठीक है। तो ये हो गया इंडिया, ये हो गया मिडिल ईस्ट, और ये हो गया हमारा यूरोप। इन तीनों को जोड़ा जाएगा साथ में। तो जोड़ देंगे तो ये कॉरिडोर बन जाएगा, जिसको नाम दिया गया आईमैक कॉरिडोर। सर, इनको जोड़ेंगे कैसे? तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इंडिया का जो ये वाला रीजन है, मुंबई वाला है, तो मुंबई में यहाँ पे कई सारे पोर्ट आपको देखने को मिलेंगे, बंदरगाह हैं। अब मान लो भारत को यूरोप से व्यापार करना है या यूरोप को भारत से व्यापार करना है, तो ये आराम से व्यापार कर सकेंगे इस पर्टिकुलर रास्ते से। जैसे मान लो हमने कोई सामान एक्सपोर्ट करना है यूरोप में, तो हम जहाज़ में अपने बंदरगाह से क्या करेंगे, इस सामान को भेज देंगे सीधा यूएई के बंदरगाह पे। तो यूएई के पोर्ट पे सामान उतर जाएगा। फिर यहाँ से यूएई से दोस्तों रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, ठीक है। ये रेलवे लाइन इस तरीके से जाएगी और इजराइल के हाइफा पोर्ट तक। यहाँ पर देखिए, ये है इजराइल, और इजराइल का भी यहाँ पे पोर्ट है हाइफा पोर्ट, ठीक है। तो हाइफा पोर्ट तक ये रेलवे लाइन जाने वाली है। तो हमने सामान पहुँचाया, ये सामान पहुँच गया इजराइल के हाइफा पोर्ट तक, फिर वापस से जहाज़ में लोड किया और जहाज़ से पहुँचा दिया ग्रीस तक। ये कंट्री जो है ये ग्रीस है, और ग्रीस का यहाँ पे पोर्ट है जिसका नाम है पायरियस पोर्ट। तो इस पोर्ट पे सामान दे देंगे और ऊपर सीधा पूरा यूरोप तक सामान पहुँच पाएगा। और उसी तरीके से यूरोप को अगर हमें एक्सपोर्ट करना हो तो वो भी ये रास्ता अपना सकते हैं। और इसी बीच में क्या होगा, जो मिडिल ईस्ट के जितने भी कंट्रीज़ है, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, इजराइल हो, जॉर्डन हो, इन सब कंट्रीज़ को भी ढेरों फ़ायदे होने वाले हैं। ये भी व्यापार कर सकेंगे दोनों रीजन्स में, चाहे यूरोप हो चाहे वो इधर हो। तो कनेक्टिविटी प्रॉपर यहाँ पर मिल पाएगी, तीनों एरियाज़ को जोड़ दिया जाएगा। तो ये जोड़ा कैसे जाएगा, मैंने आपको समझा दिया। सबसे पहले भारत का जो मान लो मुंद्रा पोर्ट है, कांडला पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, ये सब पोर्ट्स यहाँ पे हैं। तो इंडिया का ये बीच में अरेबियन सी है, अरेबियन सी से जहाज़ निकलेगा यूएई जाएगा। यूएई में यहाँ पर अलग अलग पोर्ट आपको दिखाई पड़ेंगे। फिर यूएई से सीधा रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, आप देख पाओगे ट्रेन का सिंबल बनाया गया है। तो ये रेलवे लाइन सीधा सऊदी अरेबिया से होते हुए, जॉर्डन होते हुए इजराइल के पोर्ट तक चली जाएगी। फिर इजराइल से जहाज़ से सीधा सामान यूरोप तक पहुँच जाएगा, स्पेशली ग्रीस के पेरिस पोर्ट में। फिर वहाँ से हमें ऊपर तक की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो सर, ये है हमारा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके बारे में कुछ लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि ये जो कॉरिडोर है दोस्तों, ये रेल शिप टू रेल नेटवर्क करके हम तैयार कर रहे हैं।
इसमें ये जो ईस्ट कॉरिडोर तैयार होगा और नदर्न कॉरिडोर तैयार होगा, जो कि अलग अलग रीजन्स को कनेक्ट करेगा, भारत को अरेबियन गल्फ से और अरेबियन गल्फ को सीधा यहाँ पर फिर यूरोप से। ये जो आईमेक कॉरिडोर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। इलेक्ट्रिसिटी केबल यूज़ किया जाएगा, हाइड्रोजन पाइपलाइन इस्तेमाल की जाएगी और हाई स्पीड का जो डेटा केबल है वो भी हम यूज़ करने वाले हैं। ये फोटो दोस्तों आप समझ ही चुके हैं कि किस तरीके से वर्क करेगा। अब एक चीज़ और है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, इसको साइन किस किस ने किया है। तो साइन करने वाली कंट्रीज़ इसमें है भारत है, यूएस है। यूएस क्योंकि यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है, लेना देना उसका कुछ नहीं है, बट खाली चाइना को काउंटर करना है, तो इस कॉरिडोर को सपोर्ट करेगा। फिर सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ये सब कंट्रीज़ हैं जो आज के समय पर ऑलरेडी इसके सिग्नेटरीज हैं, जो कि यहाँ पर साइन कर चुके हैं। अब इसमें कौन कौन से पोर्ट जोड़े जाएंगे मैं आपको बता ही चुका हूँ। गुजरात के 2 पोर्ट होंगे, मुंबई का पोर्ट होगा, उसके अलावा मिडिल ईस्ट के ये सभी पोर्ट्स होंगे। फिर रेलवे लाइन भी होने वाली है और जो कि सीधा इजराइल के हाइफा पोर्ट से होते हुए आगे चली जाएगी। ठीक है, आगे आते हैं। अब ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा जाएगा, इससे यहाँ पे पोल्यूशन कम हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को काउंटर कर पाएंगे और व्यापार में एक बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब आती है एक अहम बात कि सर इस पूरे कॉरिडोर का फ़ायदा क्या होगा। इस फ़ायदे को या इस इम्पॉर्टेंस को 2 तरीके से देखा जा सकता है। एक तो देखेंगे हम जियोपॉलिटिकल इम्पॉर्टेंस और दूसरा देखेंगे इसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। दोस्तों जियोपॉलिटिकली अगर हम देखेंगे तो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है, इसको काउंटर किया जा सकेगा, क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो चाइना लगा पड़ा है अपने प्रोजेक्ट को विस्तार से बढ़ाने में, दुनिया भर को कनेक्ट करने में। तो चाइना को काउंटर कर सकेंगे हम अपने इस आईमेक कॉरिडोर से। ठीक है, उसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है ये अलग अलग देशों के बीच में रिलेशंस को मेंटेन कर पाएगा। जैसे अगर हम वेस्ट एशिया की बात करेंगे तो उसमें इजराइल है। इजराइल को कुछ कंट्रीज़ एज अ कंट्री का दर्जा देती हैं, कुछ कंट्रीज़ नहीं देती हैं। तो इजराइल के आसपास के पड़ोसी देशों से रिलेशंस इतने अच्छे नहीं हैं, तो हो सकता है इम्प्रूव हो जाए, शांति बन जाए वेस्ट एशिया में, है ना, जिससे यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई वर्ल्ड इकॉनमी को कोई झटका नहीं लगेगा, जैसे आज के समय पर हम देख पा रहे हैं। तो ये जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस हो सकता है। भारत के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि हम पाकिस्तान को बाईपास कर देंगे। पाकिस्तान की ज़रूरत ही नहीं है, हमें यूरोप तक जाना है या दूसरे और कनेक्टिविटी करनी है तो वेस्टर्न की साइड के हमारे पास में कनेक्टिविटी और अहम हो जाएगी। और इंडिया और जितने भी अरेबियन कंट्रीज़ हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया, इनके साथ में रिलेशंस हमारे वैसे ही मजबूत हैं और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, जिससे व्यापार बढ़ेगा, रिलेशंस और स्ट्रेंथन देखने को मिलेंगे। आज इंडियन कम्युनिटी बहुत सारी है जो इन गल्फ़ कंट्रीज़ में काम कर रही है, उनकी प्रोडक्शन की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, व्यापार बढ़ेगा, ये हम समझ ही चुके हैं। प्लस अफ्रीका को आने वाले समय पर इसमें इंक्लूड किया जा सकता है, क्योंकि कहने का मतलब है कि ये कॉरिडोर ऐसा ही रहेगा, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। ये कॉरिडोर धीरे धीरे बढ़ सकता है, क्योंकि भाई ये पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कोई कम नहीं है, मिनरल रिसोर्स से भरा पड़ा है वो। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को सीधा हम जोड़ सकते हैं किससे? इसी कॉरिडोर से, या यहाँ से जोड़ दिया जाएगा इस कॉरिडोर से। तो इस कॉरिडोर से जोड़ देंगे तो यहाँ से व्यापार हो सकेगा। मान लो अफ्रीका का कोई भी कंट्री अब यहाँ से सीधा इस रास्ते से यूरोप जा सकेगा, सामान भेजना होगा तो यूरोप भेज सकेगा, इधर भेजना होगा इंडिया भेज सकेगा, इंडिया को कुछ भेजना होगा इन कॉरिडोर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कॉरिडोर्स का यूज़ हो जाएगा, अफ्रीका को भी यूरोप से जोड़ देगा ये आने वाले समय पर। अभी जोड़ा नहीं जा रहा है, बस खाली एक अनुमान है कि हाँ ऐसा किया जा सकता है। तो इसके बहुत सारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे इससे व्यापार बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ती हुई नजर आएगी। दूसरा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ती हुई नजर आएंगी, इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे ग्रो करेंगे, प्रोडक्शन इंप्रूव होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। ठीक है, नई नई जॉब जो है वही क्रिएट होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि व्यापार बढ़ेगा। समझ रहे हैं इस बात को? भारत में एनर्जी सिक्योरिटी मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं जब हम मिडिल ईस्ट से मंगाते हैं तो आराम से आ सकेगा। फिर उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन का जो पहले खर्चा आता है वो कम हो सकेगा, इसमें रेल रोड सी रोड हमें मेंटेन करने में बहुत मदद मिलेगी। लेकिन पता है यही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब ये सुनिए, आईमेक प्रोजेक्ट में चुनौतियाँ क्या हैं। सबसे पहला चैलेंज क्या है कि इसको मेंटेन कर पाना, इसको बनाने में बहुत खर्चा आने वाला है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो हमें सीधा यहाँ से यहाँ तक जोड़ने के लिए बहुत बड़ी रेलवे लाइन बिछानी होगी, सीधा यूएई से इजराइल तक की पूरा का पूरा यहाँ पर वेस्ट एशिया को रेलवे लाइन से जोड़ना पड़ेगा। और इस रेलवे लाइन को जोड़ने के लिए कॉस्ट और फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है। कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे तो इनिशियल यानी स्टार्टिंग में लगभग 3 बिलियन से लेकर 8 बिलियन डॉलर्स तक का खर्चा आ सकता है। और इस वाले इनिशिएटिव से इजिप्ट हो सकता है नाराज़। कहोगे इजिप्ट को क्यों नाराज़गी होगी? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इजिप्ट का जो काम है वो हम ठप कर देंगे अगर आईमेक कॉरिडोर चला तो। क्योंकि आईमेक कॉरिडोर बनता है तो इससे आज अगर हमें यूरोप जाना हो तो हम कहाँ से जाते हैं? अपना जहाज़ इस तरीके से लेके जाते हैं और इधर से होते हुए इस रेड सी से गुजरते हुए यहाँ पे एक कैनाल है जिसको बोलते हैं स्वेज कैनाल,
और बगल में इजिप्ट के हाथ में है वो स्वेज कैनाल। वो बहुत सारा पेमेंट लेते हैं ताकि जहाज़ को यहाँ से पास करवा सकें। तो स्वेज कैनाल यहाँ से निकलता है, फिर जाकर सीधा ऊपर यूरोप तक जाता है ना। तो यहाँ से हम जहाज़ निकाल सकते हैं स्वेज कैनाल से, ऊपर मेडिटेरेनियन सी में जा सकते हैं, फिर यूरोप तक कनेक्टिविटी होती है। आज ऐसे ही व्यापार करते हैं। अब क्या होगा, अगर आईएमएफ कॉरिडोर बन जाएगा तो यूरोप भी इसी, अगर यहाँ पे एक्सपोर्ट करना होगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट करना होगा, तो कोई भी स्वेज कैनाल का यूज़ करेंगे नहीं, तो स्वेज कैनाल का इंपॉर्टेंस हो जाएगा कम। तो इजिप्ट के लिए यहाँ पर ये चैलेंज हो जाएगा। हो सकता है आने वाले समय पर जो इजिप्ट है इसको लेकर अपना जो कंसर्न है वो दिखाना शुरू कर दे। बस ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं आज के मेंस के क्वेश्चन के ऊपर। देखते हैं आपने कितना कुछ ध्यान से चीज़ों को सुना है। और ये क्वेश्चन सभी लोगों को अटेम्प्ट करना है, और अटेम्प्ट करके सबमिट कहाँ पे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन क्या है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशल यानी बहुत अहम पार्ट है भारत के बढ़ते हुए टाइज़ का। टाइज़ यानी रिलेशंस, किसके साथ में, वेस्ट एशिया के साथ में, यूरोप के साथ में जो हमारे रिलेशंस हैं उनका एक अहम हिस्सा बनेगा आईएमएफ कॉरिडोर। तो इस कॉरिडोर का इंपॉर्टेंस बताइए स्पेशली भारत के लिए। तो ये समझाना है 250 शब्दों में, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी अच्छे से पढ़कर एक अच्छा सा आंसर लिख सकें। तो क्वेश्चन क्या है, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी आईएमएफ कॉरिडोर। तो ये जो आर्थिक गलियारा है ये पश्चिम एशिया यूरोप के साथ साथ भारत के बढ़ते संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत के लिए इस परिवहन नेटवर्क के महत्व पर चर्चा करें। अब आंसर लिखने के बाद में सबमिट कहाँ पे करना है, सबसे पहले टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अपने आंसर को सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करेंगे बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। ठीक है, चलिए अगली खबर पर आते हैं, पेज नंबर 12 वाली, जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस वाली। तो डीआरडीओ ने दोस्तों यहाँ पर एक मेडन टेस्ट कर लिया है, और वो टेस्ट किस चीज़ को लेकर है, लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल का टेस्ट हुआ है। ये फोटो आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो लंबे दौड़ वाली मिसाइल है दोस्तों, मान लो 1000 किलोमीटर तक की रेंजेस की ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये जो मिसाइल है इसका नाम क्या है, LRLACM, दैट इज़ लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। मान लो कोई दुश्मन है 1000 किलोमीटर की दूरी पर है तो 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस को ये कवर कर सकता है। इतना ज़्यादा हैवी मिसाइल है ये। इसको टेस्ट कर लिया गया है ओडिशा से, तो इस वजह से चर्चाओं में है। बताया ये भी क्या है, ये निर्भय मिसाइल का ही नया वेरिएंट है। बस खाली निर्भय मिसाइल जो हमारे पास में पहले ही आ चुका था उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव कर दी हैं, उसका नया वर्जन निकाल दिया है ये LRLACM मिसाइल। और जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर इस प्रकार की मिसाइल को परचेज करने का जो ऑर्डर है वो 2020 में ही अप्रूव कर दिया था। नाउ एक बार यह मिसाइल अब तैयार होकर मान लो हमारी आर्मी के पास में आ जाती है तो कह सकते हैं ये बिल्कुल यूएस की टोमाहॉक मिसाइल की तरह है। इस प्रकार की मिसाइल अमेरिका के पास में है जिसका नाम है टोमाहॉक क्रूज मिसाइल। तो ऐसी मिसाइल दोस्तों हमारे पास भी आ जाएगी जिसको हम देसी टोमाहॉक कह सकते हैं। तो वैसे क्या कहें, देसी टोमाहॉक, ये हमारी पहचान है खुद की, हमारा इंडियन LRLACM मिसाइल होगा ये, जो कि यहाँ पे यूएसए के इस वाले मिसाइल की तरह ही होगा, लेकिन इंडियन आर्म फोर्सेस को पूरी ताकत देगा। कहीं पर दुश्मन है दूसरे टेरिटरी में उसको हिट करना है तो आराम से यहाँ पर उस लैंड टारगेट को हिट कर पाएगा। समझ रहे हैं, ये जो मिसाइल है ये निर्भय क्रूज मिसाइल का ही वर्जन है, जैसे मैंने आपको बताया नया वेरिएंट है। तो सर ये निर्भय क्रूज मिसाइल क्या है, पहले ज़रा ये भी जान लेते हैं, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसी का वेरिएंट है। ये समझ गए, समझ लो, वो भी समझ गए। तो निर्भय मिसाइल दोस्तों लंबी रेंज वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये कह सकते हैं इंडिया की पहली ऐसी मिसाइल है जो हमने खुद से प्रोड्यूस की है, मतलब ऐसी क्रूज मिसाइल। अब सर ये क्रूज मिसाइल क्या होती है और बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होती हैं, ज़रा ये समझते हैं, क्योंकि ये जो मिसाइल की हम बात कर रहे हैं ये क्रूज मिसाइल है। अब इतना पढ़ने से अच्छा है सीधा यहाँ पर आप मुद्दे पे आइए। देखिए मिसाइल जा कैसे रही है, अपने टारगेट को कौन सा रास्ता फॉलो करके हिट कर रही है, उस रास्ते को देखेंगे तो उसी के हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि वो मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है या क्रूज मिसाइल है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ से आप मिसाइल को लॉन्च करते हैं और आप पहले बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करते हैं, तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होगा, पहले ऊपर जाएगी, एनवायरमेंट से बाहर जाने के बाद में फिर नीचे उतरेगी और वापस जाके अपने टारगेट को हिट करेगी। ठीक, लेकिन जो क्रूज मिसाइल होती है वो इस तरीके से आएगी, नीचे नीचे रहेगी और नीचे नीचे जाके अपने टारगेट को हिट कर देगी। अपने टारगेट के हिसाब से यहाँ पर इसका पाथ वगैरह भी चेंज होता रहता है। समझ रहे, अपना टारगेट को सटीक तरीके से ये हिट कर देती है। तो ये यहाँ पर आपका क्रूज मिसाइल हो गया।
तो दोनों के बीच में इस प्रकार से फ़र्क होता है। तो निर्भय वाली जो मिसाइल की हम बात कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार की क्रूज़ मिसाइल है, इसको ध्यान में रखिएगा। इस मिसाइल को डेवलप किसने किया है? तो डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो यहाँ पर एक लैबोरेटरी है, बेंगलुरु बेस्ड लैबोरेटरी है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, इन्होंने यहाँ पर इसको तैयार किया है। इस मिसाइल की कैपेबिलिटी है कि दुश्मन की टेरिटरी में जाके सटीक तरीके से टारगेट्स को पूरी तरह से तबाह कर देना, हिट करना। ये जो निर्भय मिसाइल है दोस्तों, इसकी लेंथ है लगभग 6 मीटर के आसपास, बॉडी का डायमीटर है 0.5 मीटर, वजन इस मिसाइल का होता है 1500 से लेकर 1600 ग्राम तक। ठीक है, मतलब 1500 से लेकर 1600 केजी तक का वजन हो सकता है। यह जो मिसाइल है ये 1000 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है। इसमें सॉलिड फ्यूल का यूज़ किया जाता है, इस प्रकार के बूस्टर का यूज़ किया जाता है। टर्बोजेट इंजन आपको देखने को मिलेगा, अपने टारगेट्स को पूरी तरह से हिट कर सकता है। सबसोनिक मिसाइल है, यानी कि माक 0.7 की स्पीड आपको इसकी देखने को मिल जाती है। इतने ही नहीं, इस मिसाइल में दोस्तों आगे जो हम बम यूज़ करते हैं, वॉरहेड यूज़ करते हैं, वो 200 से 300 किलोग्राम तक हम यूज़ कर सकते हैं। और दोनों ही प्रकार के, चाहे वो नॉर्मल बम हो या न्यूक्लियर वॉरहेड से न्यूक्लियर अटैक भी किया जा सकता है इस मिसाइल से। इसको हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म से, अलग अलग जगह से लॉन्च कर सकते हैं। जीपीएस या जो आईएनएस है भारत का, इसके माध्यम से हम इसको गाइड कर सकते हैं और जाके ये अपने टारगेट को फिर हिट कर पाएगा। समझ रहे हैं? तो ये यहाँ पे निर्भय क्रूज मिसाइल है, इसके बारे में बेसिक फैक्ट ध्यान में रखिएगा। क्रूज वर्सेस बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। निर्भय के बारे में इन्फॉर्मेशन यह आपको पता चल चुकी है। पता है निर्भय मिसाइल इतना आसानी से बना नहीं था। निर्भय मिसाइल तैयार करने के बाद में जो हमने पहला टेस्ट है वो मार्च 2013 में किया था, हम फेल हो गए थे। लेकिन दूसरा टेस्ट अक्टूबर 2014 में किया, ये थोड़ा सक्सेस हुआ। फिर 3-4 टेस्ट होते हैं अक्टूबर 2015 और 2016 में, ये भी फ्लॉप हो गए। इतना कुछ होने के बाद दोस्तों हम लोगों ने फाइनली अपना खुद का जो ये मिसाइल है वो तैयार किया। इस तरीके के मिसाइल्स हमारे पास में आपको देखने को मिल जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। समझ रहे हैं ना? ऐसे हमारे पास में बैलिस्टिक मिसाइल है, अग्नि मिसाइल्स भी आपको ये देखने को मिल जाते हैं। अभी मैं बात करूंगा उसके बारे में। तो सीधा आते हैं टाइप्स ऑफ मिसाइल के बारे में। तो भारत आज कई सारे प्रकार के जो मिसाइल्स हैं उनका यूज़ करता है, प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। जब टाइप्स ऑफ मिसाइल की बात होती है तो एक तो होती है बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका मतलब अभी आपने समझा। दूसरी होती है क्रूज मिसाइल, ये भी आपने समझ लिया। तो बैलिस्टिक मिसाइल में अगर आप देखोगे तो हमारे पास में अग्नि सीरीज़ आती है ना, जिसमें यहाँ पर अग्नि 1 2 3 करके आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा पृथ्वी सीरीज़ आती है, पृथ्वी वाली मिसाइल से, के सीरीज़ वाली मिसाइल जिसको सबमरीन से लॉन्च करते हैं। ठीक है, फिर जब आती है क्रूज मिसाइल की बात तो इसमें ब्रह्मोस मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। फिर निर्भय मिसाइल को भी आप क्रूज मिसाइल में ऐड कर दीजिए, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है। फिर जो अभी मिसाइल हमने तैयार किया है निर्भय का नया वर्जन, वो भी क्रूज मिसाइल में है। फिर तीसरा प्रकार होता है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। कहोगे बैलिस्टिक और क्रूज के बाद ये एंटी बैलिस्टिक क्या है? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल वो होती हैं जो दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में उड़ा सकें। मान लो दुश्मन की टेरिटरी से यहाँ पर क्या हो रहा है, उनके एरिया से बैलिस्टिक मिसाइल आ रहा है, तो उसको हवा में ख़त्म करने के लिए जो मिसाइल यूज़ करेंगे वो कहलाएगा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। इसके लिए जो पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है वो है हमारे पास में। एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा जो उड़ते हुए मिसाइल्स को गिरा देते हैं। फिर है सरफेस टू एयर मिसाइल आते हैं एक, यानी हमारे सरफेस सतह से सीधा आसमान में जो टारगेट है उसको हिट करने के लिए मिसाइल्स आते हैं। उसमें आकाश मिसाइल है, बैराक 8 आपको देखने को मिल जाएगा, जो हमने इजराइल के साथ में मिलकर डेवलप किया है। और बैराक मिसाइल को लेकर यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुका है। फिर आता है दोस्तों यहाँ पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी ATGM मिसाइल, जो दुश्मन के टैंक को तबाह करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें नाग मिसाइल आपको देखने को मिलेगा, है ना। उसके अलावा MP-ATGM देखने को मिलेगा, मैन पोर्टेबल शॉर्ट रेंज मिसाइल व्हीकल, सॉरी मिसाइल्स आपको ये नज़र आएंगी, है ना, जो आराम से एक इंसान यूज़ कर सकता है और दुश्मन के टैंक को ख़त्म कर सकता है। फिर एक प्रकार होता है टैक्टिकल मिसाइल का। तो टैक्टिकल मिसाइल में हमारी शौर्य मिसाइल है, हाइपरसोनिक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स आपको देखने को मिलेंगे, हाई स्पीड के लिए तैयार की गई हैं, एडवांस हैं। फिर आता है यहाँ पर प्रहार मिसाइल। ठीक है, प्रहार आपको क्विक रिएक्शन के लिए देखने को मिल जाती है, शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम है, ये आप देख पाएंगे। ये सब टाइप्स ऑफ मिसाइल्स जो इंडिया यहाँ पे यूज़ करता है। तो बेसिक फैक्ट ध्यान में रखिएगा। फिलहाल के लिए आगे आते हैं। फिर आज न्यूज़पेपर में पेज नंबर 14 पर एक आर्टिकल प्रेजेंट है, GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट वाले सेक्शन में आप इसको लिंक कर सकते हैं। क्या बात हो रही है कि भाई अज़रबैजान में जो ये बाकू में मीटिंग चल रही है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 की, इसमें क्लाइमेट चेंज को लेकर डिस्कशन हो रहा है। तो पहले दिन पे क्या हुआ वो मैंने आपको कल बता दिया था। आज क्या होता है, यहाँ पे अग्रीमेंट किया गया है कि ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये साथ में मिलकर एक कार्बन मार्केट को बनाएंगी। क्या बनाएंगी? कार्बन मार्केट को। कार्बन मार्केट बनाया जाएगा जहाँ पे कार्बन क्रेडिट को ट्रेड कर सकते हैं, कार्बन क्रेडिट का व्यापार कर सकते हैं, जिससे क्या करा जाएगा, कार्बन एमिशन को कंट्रोल किया जाएगा। बड़ी देर से कार्बन कार्बन वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वही कार्बन है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रदूषण आज हो रहा है, CO2। और CO2 एमिशन दोस्तों इस बार भी बढ़ा है, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में नहीं बढ़ा है, ऐसा यहाँ पर रिपोर्ट ने बताया।
फिर रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि आज अगर हम दुनिया में देखते हैं सबसे बड़े एमिटर कौन है, सबसे बड़े पोल्यूशन करने वाले देश, तो 2023 में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन दिया है ग्लोबल दुनिया भर में कार्बन एमिशन में, तो वो है चाइना। चाइना ने 31% अकेले ही यहाँ पे कार्बन एमिशन किया है पूरे दुनिया का। फिर दूसरे पे है यूएस ने अकेला 13% कार्बन एमिशन किया है। तीसरे पे है दोस्तों इंडिया, जिसने 8% कार्बन एमिशन किया है, और चौथे पे है यूरोपियन यूनियन। तो ये लिस्ट ध्यान रखिएगा, फर्स्ट चाइना, सेकंड यूएस, थर्ड इंडिया एंड फोर्थ यूरोपियन यूनियन। ये वो देश हैं जो आज दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषण कर रहे हैं। ये 4 टेरिटरीज़ को मिला दें, अब देखो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन कोई एक देश नहीं है, ये ग्रुप है जिसमें टोटल 27 देश आते हैं। तो मैं ऐसे बोल दिया मैंने ये वो देश हैं, ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखेगा 3 देश हो गए और एक यूरोपियन यूनियन, इन सबको मिला दें तो ये अकेले दुनिया का 59% पॉल्यूशन कर चुके हैं। 59% के आसपास प्रदूषण कर चुके हैं पिछले साल, ये बोला जा रहा है। और बाकी बचा कुचा 41% दुनिया भर के जितने कंट्रीज़ उन्होंने किया है। समझ रहे हैं, ये सबसे बड़े एमिटर हैं, सबसे बड़ा कार्बन एमिशन कर रहे हैं। तो इसी कार्बन एमिशन को काउंटर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं। और इस कार्बन क्रेडिट का यूज़ कहाँ पे किया जाएगा, कार्बन मार्केट में यूज़ किया जाएगा। सर ये कार्बन मार्केट, कार्बन क्रेडिट, ये सब है क्या? चलिए मैं आपको सिंपल शब्दों में इसके बारे में बताता हूँ। तो ये जो कार्बन क्रेडिट वर्ड यूज़ किया जा रहा है ना, ये एक तरीके का लाइसेंस दिया जा रहा है हमारी इंडस्ट्री को पोल्यूशन करने के लिए। ठीक है, होता क्या है कि मान लो यहाँ पर ये एमिटर ए यानी कंपनी ए है, और ये है दोस्तों हमारी कंपनी बी। एक सेकेंड, ये है हमारी कंपनी बी। अब ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों कंपनीज़ को एक टारगेट दिया गया है, एक लिमिट का टारगेट दिया गया है। ये आप देख पाओगे रेड वाली लाइन ड्रॉ की है ना, ये अलोकेटेड ग्रीन हाउस गैस एमिशन यूनिट्स हैं। इनको इतना टारगेट दिया गया भाई आप इतना प्रदूषण कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप प्रदूषण करेंगे तो आपके ऊपर में पेनल्टीज चार्ज की जाएंगी। इसके ऊपर प्रदूषण नहीं करना है, इतना कर सकते हैं। और इसके ऊपर करेंगे तो पेनल्टी क्या, बेसिकली एक होता है कार्बन टैक्स। टैक्स लगेगा आपके पास में बहुत ऊपर, और बहुत सारा पैसा यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। तो जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, वो ये कोशिश करती हैं कि इस लाइन के अंदर ही अंदर यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कर सकें। ठीक है, तो इस लाइन के अंदर अंदर कर सकें। और पता है यहाँ पे तो आपने कार्बन टैक्स करके डरा दिया इनको कि इसके ऊपर टैक्स लगेगा, लेकिन एक फ़ायदा भी इनको बोला गया है। बोला ये गया है कि अगर मान लो ये जो लिमिट आपको दी है, इस लिमिट से अगर आपने कम पोल्यूशन किया है तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कार्बन क्रेडिट। आपको मिलेगा कार्बन क्रेडिट, यानी जितना पोल्यूशन आपने कम किया है उसका एक सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, जिसको आप बेच सकते हैं दूसरी कंपनी को, और बेच कर उससे पैसा कमा सकते हैं। और वो बेचा कहाँ पे जाएगा, कार्बन मार्केट में बेचा जाएगा। कोई बाजार लगता है क्या कार्बन मार्केट? नहीं। जैसे आपने स्टॉक मार्केट देखा है ना, कंपनीज का ट्रेड चलता है, वहाँ पे स्टॉक्स परचेज करते हैं, उसी प्रकार का ये कार्बन मार्केट होता है, जहाँ पे कंपनीज कार्बन क्रेडिट का ट्रेड करती हैं। अब क्रेडिट कैसे काम करता है ज़रा ये सुनिएगा। अब मान लो ये जो एमिटर बी है कंपनी, ये जो फैक्ट्री बी थी, इस इंडस्ट्री ने आपकी बार पोल्यूशन कम किया। इसको करना कितना था, इतना करना था, लेकिन इसने पोल्यूशन किया केवल इतना, तो इतना यहाँ पर बच गया। तो इतना यहाँ पे बच गया, और जबकि दूसरी वाली जो यहाँ पर इंडस्ट्री थी उसने अब की बार पोल्यूशन ज़्यादा कर दिया। करना इतना था, उसने बढ़ाकर ऊपर कर दिया, लेकिन ये बढ़ाकर ऊपर नहीं कर सकता। ठीक है, अगर करना है तो उसको पहले कार्बन क्रेडिट लेना होगा। तो ये देखेगा भाई यहाँ पर मार्केट में, इस मार्केट में खोजेगा कोई कंपनी है जिसने अब की बार पोल्यूशन कम किया है। तो जैसे यहाँ पर एमिटर भी है, इसने कम किया है ना, ये बताएगा हाँ कम किया है भाई, कार्बन क्रेडिट मेरे पास अवेलेबल है, इतने अवेलेबल हैं, इतना प्रदूषण आप कर सकते हैं। तो ये कार्बन क्रेडिट यहाँ पर क्या होगा, एमिटर ए इससे खरीद लेगा। तो खरीद लेगा तो इसको पैसा मिलेगा बदले में। तो ये पैसा लेगा कि हाँ भैया ये है, और लो सर्टिफिकेशन, अब यहाँ पे जितना इसको पोल्यूशन करना था वो अब ये वाला कंपनी कर सकती है इसके बदले में। ज़्यादा नुकसान यहाँ पर इनको होगा नहीं, अब ये प्रदूषण कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना, कार्बन क्रेडिट का इस तरीके से जो ट्रेड है वो चलता है कार्बन मार्केट में। अब इससे क्या होगा, आगे जितनी भी यहाँ पर ये इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या फोकस करेंगी कि भाई हम भी ये पोल्यूशन को कम करेंगे, क्योंकि हमारा ही तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। हम भी कोशिश करेंगे कि कार्बन क्रेडिट बना के उससे पैसा बनाएं, कार्बन क्रेडिट बेच के उससे पैसा बनाएं। जबकि इसमें कई सारे लूप होल्स भी हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको दिखाना होगा कुछ ऐसा कि भाई आपने एक जगह पे पेड़ लगा दिया है, आप एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं। इस प्रकार की चीज़ें भी यहाँ पर होती हैं, जिसकी मदद से यहाँ पर आपको कार्बन क्रेडिट मिलता रहता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये कुछ सिनेरियोज़ हैं जिसको आप यहाँ पे ध्यान में रखते हैं, और ये मार्केट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्या है ये आप याद रख सकते हैं। फिर आते हैं आज के प्लेसेस एंड न्यूज़ के ऊपर में। तो स्टार्टिंग में आपको एक मैप का क्वेश्चन दिया गया था, वो क्वेश्चन था सिरपुर लेक।
सिरपुर लेक को आपको मैप में जाकर देखना है, ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के इंदौर में है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब अगर हम मैप देखें तो ये है हमारा मध्य प्रदेश, बीचों बीच में एक स्टेट जो कि कई सारे स्टेट्स के साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करता है। जैसे ऊपर है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इन सब स्टेट्स के साथ में बाउंड्रीज़ को ये शेयर करता है। उसके अलावा सिरपुर लेक की एक खास बात है जिसको ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि ये रामसर साइट है। जो रामसर कन्वेंशन हुआ था 7 जनवरी 2022 में, इसके तहत यहाँ पर इसको रामसर साइट का दर्जा दिया जा चुका है। तो यानी इसको एक प्रोटेक्शन दी जा चुकी है और ये रामसर साइट का दर्जा इसी रामसर कन्वेंशन के तहत दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 में। तभी दोस्तों यहाँ पर ये डिसाइड किया गया था कि दुनिया में जो भी ऐसे वेटलैंड्स हैं या दुनिया में जो भी यहाँ पर कह सकते हैं ऐसी झील, लेक, पॉन्ड, ऐसे जो भी चीज़ें हैं जो खतरे में हैं, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए ये पूरा रामसर कन्वेंशन तैयार किया गया कि जो भी दुनिया में खतरे में वेटलैंड्स होंगे उनको हम रामसर साइट में कवर करेंगे और उसकी प्रोटेक्शन की बात करेंगे। बस इतना सा यहाँ पर ये इशू है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन आपने बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में कवर कर लिया है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।